की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए इस खास सेगमेंट में आपको बिहार से जुड़ी खास सियासी रुख को दिखाते हैं। जो यहां बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत भी हासिल करते हुए अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन जहां एक खेमे में तैयारियां हो रही हैं तो वहीं दूसरा खेमा पूरी तरह से बिखर चुका है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब लालू परिवार में कलह की स्थिति पनप चुकी है। तेज प्रताप यादव के बाद अब बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से दूरियां बना ली है और तेजस्वी पर कई आरोप भी लगाए हैं। तो क्या है लालू परिवार में बिखराव की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के सियासी रण में हुई करारी हार लालू परिवार में पारिवारिक दरार का कारण बनी और यही दरार और विद्रोह की खाई बनकर उभरी है। इस हताहत लालू परिवार की एक एक डोर टूटकर बिखर रही है। भाई भाई के बाद भाई बहन के बीच भी दूरियों की दीवार खड़ी हो गई है। इस सबके सेंटर में है लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, जिनके विद्रोह के बाद बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। लालू परिवार में टूट की शुरुआत तब हुई जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके आसपास के सलाहकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कह दिया कि अब पार्टी सियासी और लालू परिवार से उनका कोई वास्ता नहीं है। पार्टी की हार के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी के आरोपों और उनकी तरफ से शुरू हुए विद्रोह का सिलसिला सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और रमेश नेमत पर गंभीर आरोप लगाते हुए रोहिणी आचार्य ने अपने अपमान और गाली गलौज का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपने घर परिवार देखे, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया है। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। रोहिणी आचार्य का ये वो दर्द है जो कई दिनों से जहन में उमड़ रहा था और अब विद्रोह का गुबार बनकर फूट पड़ा है। बिहार की हार के बाद लालू परिवार पूरी तरह से बिखरता जा रहा है। पहले बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, फिर रोहिणी आचार्य और अब लालू की 3 और बेटियों ने राबड़ी देवी का घर खाली कर दिया है। लालू परिवार में दिख रहे विद्रोह की नींव 2025 के चुनाव को लेकर हो रहे टिकट बंटवारे के दौरान ही पड़ गई थी, जब लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती ने आरोप लगाए थे कि पार्टी के भीतर बड़े फैसले या फिर टिकट देने की बात हो, सब कुछ संजय यादव के इशारे पर होता है। ये वही संजय यादव है जिन्हें अक्सर तेज प्रताप यादव जयचंद कहकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हैं और ऐसे में एक बार फिर तेज प्रताप यादव बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है।
तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से, हमारी बहन का। बिहार चुनाव की हार के बाद लालू परिवार के स्टूट पर आ रही सियासी प्रतिक्रियाओं में तेजस्वी यादव पर निशाना साधे जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है जो अराजकता पार्टी के भीतर थी वो अब परिवार में है। देखिए, राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है। और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते? पहले भाई को अब बहन को, ये मानसिकता कहीं उनका पारिवारिक मामला है, इस पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। देखिए, राजनीतिक अलग है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से रोहिणी आचार्य और उनके और सब बहन जो बाहर निकली है, इसको मैं बहुत बड़ा दुखद मानता हूँ। हमारा परिवार जो संयुक्त परिवार है, सब चलता है और ख़ास करके बहनों को विशेष करके तरजीह दी जाती है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद किस ज़रूरियत में इस तरह का काम किए हैं, ये जांच का विषय है। लालू यादव के पारिवारिक ढांचे का एक एक पिलर ढहता जा रहा है। भाई भाई के विरोध में है तो बहनें भी अब भाई तेजस्वी यादव का सियासी परित्याग कर रही हैं। सियासी जानकार इसे राजनीतिक घराने का सबसे बड़ा विद्रोह बता रहे हैं, लेकिन सियासतदान इसे परिवारवाद की राजनीति का अंत बता रहे हैं। देखिए, परिवारवाद की राजनीति के अंत की ये शुरुआत है और वो पहले उत्तर प्रदेश में भी एक तरह से ये श्री मुलायम सिंह यादव जी का भी परिवार बिखरा ही है। वहाँ लालू प्रसाद यादव जी का परिवार बिखर रहा है और बाकी परिवारवादी राजनीति करने वालों के परिवार भी बिखरेंगे। लेकिन ये पारिवारिक समस्या है, वह हमारी राजनीति की समस्या नहीं है। लेकिन हम देश के हित में, प्रदेशों के हित में अच्छा काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, और आगे करेंगे। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि क्या जिस तरह से आरजेडी का कुनबा एक एक कर बिखर रहा है, ये आरजेडी के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करेगा। ये जंग आखिर कहां जाकर रुकेगी? चुनौतियां तेजस्वी यादव के सामने भी होंगी। ऐसे में तेजस्वी आगे क्या करेंगे? पार्टी और परिवार के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। सच तो ये भी है कि आरजेडी के अस्तित्व के लिए अब जो कुछ भी किया जाएगा तेजस्वी यादव ही करेंगे, क्योंकि सियासत के अपने दौर के बड़े शूरमा रहे लालू प्रसाद यादव की उम्र और तबीयत दोनों इस हालात में नहीं है जो फिर नई पार्टी खड़ी करने का विचार भी ला सके। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लालू परिवार की ये लड़ाई अब कहां जाकर थमेगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। बिहार के रिजल्ट से यूपी में भी सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। इन हलचलों का कारण है एआईएमआईएम की तरफ से किया गया एक पोस्ट, जिसके जरिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाने की नसीहत दी गई है। साथ ही यह भी ऐलान किया गया है कि ओवैसी की पार्टी इस बार 200 सीटों पर उतरेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर यूपी में सपा के लिए टेंशन बढ़ने वाली है। सवाल है कि इस चुनौती को लेकर अखिलेश यादव क्या करेंगे? देखिए खास रिपोर्ट। बिहार के रण के परिणाम का शोर उठा तो इसकी गूंज देश के अलग अलग प्रांतों तक सुनाई दे गई। राज्य दर राज्य छत्रपों की धड़कनें बढ़ी है, खासकर उन राज्यों में जहां आने वाले साल में चुनाव है। बिहार वाली गूंज अब यूपी में भी सुनाई दे रही है, जिसके सेंटर में सपा कांग्रेस है और चुनौती एआईएमआईएम की तरफ से दी जा रही है। यही नहीं, चुनौती के साथ साथ सपा प्रमुख के लिए ओवैसी की पार्टी से सियासी सलाह भी आने लगे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव की लुटिया कैसे डूब गई, सत्ता परिवर्तन की आंधी कैसे हवा हवाई साबित हुई, इसके आकलन के बीच यूपी में सपा कांग्रेस अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है। लेकिन बिहार में तेजस्वी की तरह ही यूपी में अखिलेश की राहें भी आसान नहीं होने वाली। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी चुनाव से पहले ही एआईएमआईएम ने इशारा कर दिया है कि यूपी में इस बार 200 सीटों पर अपनी ताकत पेश करने उतरेगी।
एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये साफ कर दिया कि यूपी में इस बार 200 सीटों पर जंग होगी। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव को कांग्रेस से दूरी बनाने की नसीहत भी दे डाली। शौकत अली ने लिखा, कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो भी इस पर बैठा उसका डूबना तय है। अखिलेश यादव को 2027 में इससे सावधान रहने की जरूरत है। 2027 में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। एआईएमआईएम की तरफ से अखिलेश को दूरी बनाने की नसीहत दी गई तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। साफ तौर पर यह कहा गया कि एआईएमआईएम हर चुनाव में बीजेपी के इशारे पर काम करती है। एआईएमआईएम सिर्फ अलगाववाद की बात करता है और हमेशा बीजेपी के इशारे पर काम करता है। सभी जानते हैं कि जिस तरीके से चुनाव में चाहे बिहार हो या दूसरे राज्यों में एआईएमआईएम के नेता भाषा बोलते हैं, वही भाषा भाजपा के लोग बोलते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे लोग कभी भी कांग्रेस के हितैषी कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो सभी वर्ग के, जाति के, धर्म के लोगों का सम्मान करती, उनको लेकर चलने का काम करती, उनको प्रतिनिधित्व देती। तो ऐसे लोग कभी कांग्रेस के हितैषी नहीं हो सकते, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यूपी में अखिलेश राहुल के सामने भी वही बाधा है जो तेजस्वी राहुल की राहों में बिहार चुनाव के दौरान आई। भले ही अखिलेश यादव यूपी में पीडीए की राजनीति को हवा दे रहे हो, लेकिन यूपी में एमवाई फैक्टर ही सपा का आधार माना जाता है। कांग्रेस का भी वोट बैंक इसी के इर्द गिर्द घूमता है और मुस्लिम वोटरों को साधने का दांव बीएसपी की तरफ से भी खेला जा रहा है। बची खुची कसर हैदराबाद से आए भाईजान पूरी कर देते हैं, लेकिन इस बार एआईएमआईएम ने यूपी के 200 सीटों पर जंग की ताल ठोक दी है। मतलब साफ है कि अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में मुस्लिम सियासत सिर्फ अखिलेश राहुल के इर्द गिर्द नहीं चलने वाली और बिहार जैसा माहौल बना तो वैसे अखिलेश राहुल के लिए बड़ी मुश्किल भी साबित हो सकते हैं। बिहार के सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसी के चलते तेजस्वी की सियासी मुरादों पर पानी फिर गया और अब यूपी में भी ये कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी की पार्टी 200 सीटों पर उतरती है तो भले ही पूरे प्रदेश में ना सही, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सपा कांग्रेस की मुरादों पर पानी फेर सकती है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां 1 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग मुस्लिम यादव वोटरों के साथ साथ दलित पिछड़ों को भी जोड़ने वाली है। 1 साल पहले ही सपा अलग अलग जातियों के साथ सियासी चौपाल कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि अखिलेश बिहार जैसी स्थिति से निपटने के लिए क्या करेंगे। ओवैसी ने पहले ही अखिलेश और तेजस्वी को सियासी नसीहत देते हुए कह दिया है कि सवाल उठाने के बजाय जमीन पर उतरिए और मेहनत कीजिए। इसका मतलब है कि निशाना साधते हुए ओवैसी ने अभी से ही यूपी में सियासी जाल बिछाने की तैयारी कर ली है और आने वाले दिनों में यूपी में भी मुस्लिम वोटरों के बीच ओवैसी उतर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अखिलेश राहुल के लिए बिहार की तर्ज पर ओवैसी सबसे बड़ी टेंशन साबित हो सकते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा कि यूपी में ओवैसी की चुनौतियों से निपटने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी क्या सियासी रणनीतियां तैयार करते हैं और कैसे सपा 2017 और 2022 की हार से सबक लेते हुए यूपी में खोई सत्ता में फिर से वापसी करती है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। बिहार के चुनावी परिणाम से यूपी में क्या सपा सबक लेने वाली है? क्या तेजस्वी के साथ सियासी जोड़ी में फेल हुए राहुल गांधी को यूपी में सपा तवज्जो देगी या फिर समीकरणों और सियासी मजबूरियों के चलते ये साथ यूं ही बरकरार रहेगा? और साथ रहेंगे तो फिर सपा और कांग्रेस में बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा? किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी? देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में मिली करारी मात, यूपी में राहुल अखिलेश रहेंगे साथ। राहुल का साथ तेजस्वी को पड़ा भारी, अखिलेश राहुल की बनी रहेगी यारी। बिहार में कांग्रेस का शो फ्लॉप, यूपी में फिर से सोचेगी सपा।
बिहार में महागठबंधन के खराब प्रदर्शन के बाद एक तरफ जहां सियासी दलों की तरफ से चुनावी चिंतन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में सपा खेमे में भी खलबली मची है। सवाल है कि क्या बिहार के चुनावी परिणाम के बाद यूपी में जीत की ताल ठोक रही सपा कांग्रेस के साथ मैदान में उतरेगी या फिर राहुल अखिलेश की जोड़ी बरकरार रहेगी। सियासी गलियारों में भी एक साथ कई सवाल गूंज रहे हैं। सवाल ये कि क्या तेजस्वी के साथ मिलकर जिस तरह से बिहार में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसे देखते हुए सपा कांग्रेस को उतनी तवज्जो देगी या फिर अखिलेश अपनी रणनीतियों को लेकर फिर से विचार करेंगे। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए धमाकेदार एंट्री मारी थी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सत्ता परिवर्तन की ताल ठोक रही थी। लेकिन जब परिणाम आए तो पता चला कि कांग्रेस के खाते में 61 में से सिर्फ 6 सीटें आई, जबकि कांग्रेस के साथ मैदान में उतरी आरजेडी के खाते में 25 सीटें। कांग्रेस के इसी प्रदर्शन को देखते हुए यूपी में 2027 के विधानसभा में तैयारियों में जुटी सपा खेमे के भीतर भी हलचलें दिखाई दे रही हैं। इन सवालों के बीच कि क्या सपा यूपी में कांग्रेस को उतनी तवज्जो देगी? हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव परिणाम यूपी में आधार नहीं बनेगा। बिहार चुनाव में प्रशासनिक मशीनरी के साथ मिलकर बड़े स्तर पर धांधली हुई है। शीघ्र ही तथ्य आपके सामने होंगे। सीटों के बंटवारे पर कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल SIR के जरिए बिहार में हुई धांधली की पार्टी स्तर पर छानबीन जारी है। यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी किसी तरह की बातचीत भी नहीं हो रही है। बिहार चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित हैं और किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता को हजम नहीं हो रहे। उत्तर प्रदेश में बिहार के चुनाव के उदाहरण को लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े स्तर पर प्रशासनिक मशीनरी के साथ मिलकर धांधलेबाजी है। जल्दी ही हम उन चीजों को जांच कर रहे हैं और वो तथ्य आपके सामने हम रखेंगे। उत्तर प्रदेश में जो हमारा गठबंधन है, अभी सीटों की स्थिति को लेकर कोई भी निर्णय नहीं है। जहां पर भी हमको चुनाव लड़ना है 2027 में, हम उनको लेकर तैयारियां कर रहे हैं। एक हिसाब से देखें तो यूपी में कांग्रेस और सपा की दोस्ती का आधार समर्पण होने वाला है। मतलब ये है कि कांग्रेस और सपा के बीच दोस्ती तभी बरकरार रहेगी जब सपा के फैसले पर यूपी में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। कांग्रेस और सपा दोनों दलों को ये बात बखूबी पता है कि यूपी में टक्कर देने के लिए साथ रहना बेहद जरूरी है, लेकिन सीटों को लेकर क्या सहमति बनेगी, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के साझे प्रदर्शन की अगर बात करें तो लोकसभा 2024 के चुनाव में सपा और कांग्रेस की सियासी ताकत के आगे बीजेपी के सपनों पर पानी फिर गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी कमाल नहीं कर पाई है। 2017 में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने मिलकर भी सपा सरकार बचाने में नाकामयाबी हासिल की। इस चुनाव में 2012 में बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली सपा महज 47 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और कांग्रेस के खाते में भी सिर्फ 7 सीटें आई थी। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में राहुल अखिलेश जब साथ आए थे तो उस समय सपा के सामने सरकार बचाने की चुनौतियां थी, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में सवाल सपा के अस्तित्व पर है। ऐसे में क्या इस जंग के लिए अखिलेश हर कदम फूंक फूंक कर रखेंगे? क्या अपनी सियासी सेना का हिस्सा कांग्रेस को भी बनाएंगे? और अगर जोड़ी बनती है तो फिर सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का क्या सामंजस्य रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।